छोटे लड़के और एक छोटी लड़की की कहानी। यह मैक्सिम गोर्की की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में एक गरीब लड़के और एक गरीब लड़की का वर्णन है जो भीख मांगते हैं, बड़े दिन का जश्न मनाना चाहते हैं। यह उम्मीद और आशा से भरी कहानी है। छोटे लड़के और छोटी लड़की की कहानी। यह एक आम रिवाज हो गया है कि वर्ष में एक बार बड़े दिन की कहानियों में कुछ एक छोटे लड़कों तथा लड़कियों को बर्फ पाले में जाम कर मार दिया जाता है। बड़े दिन की प्रतिष्ठित कहानी का बेचारा निर्धन छोटा लड़का या बेचारी निर्धन छोटी लड़की आमतौर से किसी प्रसाद की खिड़की के रास्ते शानदार दीवान खाने में जगमग करते बड़े दिन के पेड़ को मुग्ध भाव से खड़ी देखती रहती है तथा इसके बाद बर्फ पाले में जाम होकर मर जाती है, कड़वाहट तथा घोर निराशा में डूबी। इन लेखकों के भले इरादों की मैं कद्र करता हूँ, बावजूद उस निर्ममता के जिसके कि वे अपने नन्हे हीरो और हीरोइन का टिकट कटाते हैं। मैं जानता हूँ कि ये लेखक इन गरीब छोटे बच्चों को इसलिए जमा करते हैं कि छोटी धनी बच्चों को उनके अस्तित्व की याद दिलाई जा सके, मगर इतने शुभ लक्ष्य तक के प्रति किसी छोटे गरीब लड़के या छोटी निर्धन लड़की को जाम करके मारना मेरे बूते से बाहर है। मैं खुद बर्फ पाले में जाम होकर कभी नहीं मरा तथा मैंने किसी छोटे गरीब लड़की अथवा छोटी गरीब लड़की को कभी जाम होकर मरते नहीं देखा। इसलिए मुझे भय है कि जाम होकर मरने की वेदना का चित्रण करने का मेरा प्रयत्न, यदि मैंने ऐसा किया तो कहीं हास्यास्पद बनकर ना रह जाए। इसके अलावा यह कुछ बहुत ही अटपटा भी मालूम होता है कि एक जिंदा प्राणी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि एक दूसरे जीवित प्राणी को उसके अस्तित्व की याद दिलाई जा सके। और यही वजह है जो मुझे एक ऐसे छोटे लड़के और एक ऐसी छोटी लड़की की कहानी कहना अधिक पसंद है जो बर्फ पाले में जाम होकर नहीं मरे। बड़े दिन से ठीक पहली शाम थी। 6 बजे थे। हवा चल रही थी, बर्फ के बादल उड़ाती। ये ठंडे पारदर्शक बादल झिलमिल के चूरे की तरह हल्के और कमनीय हर स्थान पर सपाटे लगा रहे थे। वे राह चलतों के चेहरों से टकराते, गालों में बर्फ की सुइयां से चुभाते तथा घोड़ों के सिरों पर हिमकणों की बौछार करते। घोड़े अपने सिरों को झटकते, जोरों से हिनहिनाते तथा अपने नथनों से भाप के बादल छोड़ते। बिजली के तारों पर पाला जमा था और वे सफेद रेशमी रस्सी की तरह मालूम होते थे। आसमान साफ सितारों से अटा था। वे इतनी तेजी से चमक रहे थे मानो किसी ने बड़े दिन के उपलक्ष्य में उन्हें ब्रास पॉलिश से चमका दिया हो, जबकि यह एक असंभव बात थी। सड़क पर व्यक्तियों की भारी चहल पहल थी। खूब शोर हो रहा था। बीच घोड़े थिरक रहे थे तथा लोग पटरी पर चल रहे थे, कुछ उतावली में और कुछ फुर्सत के साथ। उतावली में इसलिए कि उन्हें चिंताओं और जिम्मेदारियों का बोझ ढोना था तथा उनके पास गर्म कोट नहीं था, और फुर्सत में इसलिए कि वे चिंताओं या जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त थे और उनके पास गर्म यहाँ तक कि बालदार भी कोट थे। इन्हीं लोगों में से एक जो परेशानियों से मुक्त था और जो फर का कोट पहने था, सो भी ऐसा जिसमें बहुत ही सुंदर कॉलर लगा था, बहुत ही कायदे के साथ पटरी पर चल रहा था कि एक आदमी के ठीक पैरों के नीचे चिथड़ों और गूदड़ में लिपटी 2 छोटी छोटी गेंदें सी लुढ़कती दिखाई दी और साथ ही साथ 2 नन्ही आवाजें सुनाई दी। दया के समुंदर, एक छोटी लड़की ने सुर छेड़ा। राजाओं के राजा, एक छोटे लड़के का स्वर भी उसके साथ आ मिला। हम निर्धनों का भी कुछ ध्यान करो, कुछ तो दे दो मालिक। एक कोपे रोटी के प्रति त्योहारों के दिन के लिए उन्होंने अपना कोरस संपन्न किया। यही मेरे हीरो और हीरोइन थे, छोटे निर्धन बच्चे। लड़के का नाम था निष्का प्रिस्ट तथा लड़की का काटका रियावाया। चूंकि उक्त सज्जन ने रुकने की जहमत नहीं उठाई, इसीलिए बच्चे उसके पैरों के नीचे डुबकियां लगाते और उसके सामने आ जाते, जबकि काटका उम्मीद से दम साधे फुसफुसा कर कहती, 1 मिनट मालिक, 1 मिनट। तथा मिस्का इस सज्जन की राह छेकने में कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ता, और जब वह सज्जन इस सब से ऊब उठा तो उसने अपने फर कोट के पल्ले खोले
अपना पर्स बाहर निकाला, नाक के पास तक उसे ले गया, नथुने फड़फड़ाते हुए एक सिक्का उसमें से बाहर निकाला और बहुत ही छोटे और अत्यंत गंदे हाथों में से एक ने जो सामने फैला था उसे ठूस दिया और चिथड़े गूदड़ की वे दोनों गेंदें क्षण भर में उस सज्जन के रास्ते से लुढ़क कर एक फाटक में जा रुकी, जहां पर वे कुछ देर तक एक दूसरे से चिपकी खड़ी रहीं और खामोश सड़क पर ऊपर नीचे नजर डालती रहीं। बूढ़ा शैतान हमारी तरफ कमबख्त ने देखा तक नहीं। छोटा गरीब लड़का गुस्से से भरे जीतने के अंदाज में फुसफुसा उठा, वह मोड़ के उधर गाड़ी वालों के यहाँ गया है। लड़की ने बताया। मगर मूजी ने दिया क्या? 10 कोपेक, मिश्का ने लापरवाही से कहा। तो अब कुल कितने कोपेक हो गए? 77 कोपेक। ओह, इतना? तब तो आज तुरंत ही घर लौट चलेंगे। क्यों, ठीक है ना? बड़ी ठंड है। ऐसी क्या जल्दी है? मिश्का ने उत्साह पर ठंडा पानी डालते हुए कहा। और देखो, ज्यादा खुलकर कार्य न करना। अगर किसी दिन दरोगा ने पकड़ लिया तो सारे बाल कटवा कर तुझे कबूतरी बना देगा। अरे देखो, वह बजरा चली आ रही है। चलो चलो। बजरा एक मोटी लड़की थी जो फर का कोट पहने थी। इससे पता चलता है कि मिश्का एक बहुत ही शैतान युवक था, बहुत ही गंवार तथा अपने से बड़ों की इज्जत न करने वाला। दया की देवी वह मिनमिनाया। माँ मरियम के नाम पर कातका ने सहयोग दिया। छी, कमबख्त 3 कोपके से अधिक नहीं उगल सकी, बूढ़ी चुड़ैल। मिश्का ने उसे कोसा तथा फिर लपक कर फाटक पर पहुंच गया। हिम के बादल अब भी सड़क पर सपाटा लगा रहे थे और हवा ज्यादा से ज्यादा तेज होती जा रही थी। टेलीग्राफ के तार भनभना रहे थे। हिम गाड़ियों के रनर्स के नीचे बर्फ चरचरा रही थी तथा सड़क के उस तरफ कहीं दूर से किसी औरत के खिलखिलाने की गूंजदार आवाज आ रही थी। क्यों चची अनफिसा, आज रात्रि को फिर नशे में धुत नजर आएगी ना? कातका ने पूछा और अपने साथी के शरीर से अधिक चिपक गई। प्रतीत तो ऐसा ही होता है, और उसे रोक भी कौन सकता है? वह अवश्य टुन्न होगी, मिश्का ने निश्चित स्वर में जवाब दिया। हवा छतों पर से बर्फ समेटती सीटी की आवाज में बड़े दिन की धुन गुनगुना रही थी। एक द्वार अचानक खुलने की खटाक से आवाज आई, फिर कांच के दरवाजे की झंझनाहट सुनाई पड़ी और किसी ने गहरी आवाज में कहा, गाड़ी बांध, चलो घर चलते हैं। कातका ने कहा, तुमने तो नाक में दम कर दिया है। भरे हुए दिल से मिश्का फूट पड़ा। मालूम नहीं घर जाने की तेरे सिर पर ऐसी क्या धुन सवार हुई है। वहां इतनी ठंड नहीं है, कातका ने संक्षेप में सफाई देते हुए कहा। कुछ तो गरमाई मिलेगी, बड़ी गरमाई मिलेगी। वाह, मिश्का ने उसे कोंचा। तथा जब वे जमा होकर तुझे नाच नचाएंगे तब कैसा प्रतीत होगा? या फिर जैसा कि पिछली बार हुआ था, यदि उन्होंने तेरे गले में जबरदस्ती बोटका उड़ेल कर तुझे छत तक उछालना आरंभ कर दिया तो? घर, वाह। और उसने एक ऐसे व्यक्ति के अंदाज में अपने कंधों को सिकोड़ा जो जानता है कि वह क्या है और जिसे अपनी बातों के सही होने में कोई शंका या सुबह नहीं है। कातका ने बल सा खाकर बरबस जवाई ली, फिर फाटक के एक कोने में ढह गई। तुम सिर्फ चुप बनी रहो। अगर ठंड लगे तो बत्तीसी भींच लो और जी को कड़ा करो, तब नहीं लगेगा। तुम और मैं दोनों मिलकर किसी रोज खूब ऐश करेंगे। यह कौन बड़ी बात है, मैं केवल चाहता हूँ कि। और उसने अपनी बात को अधीरा ही छोड़ दिया। यह इसलिए कि उसकी साथनी कौतूहल में भर उठे, मगर वह कौतुक का जरा सा भी भाव दिखाए बिना कसमसा कर और भी दुगनी हो गई। मिश्का ने कुछ चिंतित होकर उससे चिताया, देखो कातका, सोना नहीं, कहीं पाला नहीं मार जाए, सुन रही हो ना? डरो नहीं, मुझे पाला वाला कुछ नहीं मारेगा। कातका ने उत्तर दिया। उसके दांत सर्दी से किटकिटा रहे थे। यदि मिश्का ना होता तो कातका निश्चय ही पाले में जाम होकर मर जाती, मगर उस छोटे तलछटी लड़के का दृढ़ निश्चय था कि बड़े दिन के मौके पर वह ऐसी भद्दी बात नहीं होने देगा। लेटो नहीं, उठकर बैठो। पसरना तो और भी बुरा है, घुटने टूट नहीं गए। सीधे सावधान रहने से व्यक्ति खड़ा दिखता है और उसे ठंड नहीं दबोचती। बड़ों के सामने ठंड की मार नहीं मारती। मिसाल के लिए घोड़ों को ही देखो, वे कभी पाले में जाम नहीं होते। आदमी घोड़ों से छोटे हैं सो वे सदैव जाम होते रहते हैं। बात मानो, उठ कर बैठो।
पूरा 1 रूबल हो जाए तो समझे कि हाँ, आज का दिन भी तो कुछ है। कातका, जिसका सारा शरीर कांप रहा था, उठ बैठी। सच, बड़ी भयानक ठंड है, वह फुसफुसाई। और ठंड वास्तव में भयानक हो चली थी। बर्फ के बादलों ने क्रमशः गहरे घने बगुलों का रूप ग्रहण कर लिया था। कहीं वे खंभों की शक्ल में दिखाई पड़ रहे थे और कहीं लंबी चादरों के रूप में, जिनमें हिमकर्ण हीरों की तरह जड़े थे। जब वे सड़क के लैंपों के ऊपर से मंडराते हुए निकलते अथवा दुकानों के चमचमाते शोकेसों के सामने से गुजरते तो बहुत ही सुंदर मालूम होते। वे इंद्रधनुषी रंगों में जगमगाते और उनकी तेज ठंडी चमक आंखों में चुभने लगती। मगर हमारे छोटे हीरो और छोटी हीरोइन की इस सारे सौंदर्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ओहो! अपने बिल में से मुंह बाहर निकालते हुए मिस्का ने कहा, यह तो सारा रेवड़ चला आ रहा है। कातका उन्हें पकड़े। दया के सागर तीर की तरह सड़क पर पहुंच कांपती आवाज में छोटी लड़की मिनमिनाई, कुछ तो देते जाओ मालिक। मिस्का ने चिरौरी की तथा फिर एकाएक चिल्ला उठा, भागो कातका भागो। भूत ने जरा हाथ तो लगने दो, फिर देखो कि तुम्हारी क्या गत बनाता हूँ शैतान। सैतीर की तरह लंबे पुलिसमैन ने, जो अचानक पटरी पर प्रकट हो गया था, गुर्रा कर कहा, मगर वे गायब हो चुके थे। 2 चिथड़ा गेंदें तेजी से लुढ़क कर आंखों से गायब हो गई थी। गायब हो गए शैतान के बच्चे, पुलिस ने भुनभुनाया और फिर सड़क पर दृष्टि डालते हुए भले स्वभाव से मुस्कुरा उठा। और शैतान के बच्चे पत्ता तोड़कर भाग रहे थे और खिलखिला रहे थे। कातका का पैर बार बार उसके चिथड़ों में उलझ जाता था और वह गिर पड़ती थी। हाय राम, फिर गिर पड़ी। अपने पैरों पर फिर खड़ी होने के लिए जूझते हुए वह कहती, पीछे की ओर मुड़कर डर से देखती और उसके चेहरे पर बरबस हंसी खेलने लगती। किधर गया वह मरदूद। मिस्का हंसी से दोहरा हुआ मार्ग चलतों से टकराता और इस जुर्म के बदले काफी बार उसे कराकी झिड़कियां खानी पड़ती। बस बस, बहुत लुड़कियां खा चुकी, तुझे शैतान उठा ले जाए, जरा शकल तो देखो क्या बन गई है, बेवकूफ कहीं की। अरे फिर गिर पड़ी। बाप रे, तुम तो मुझे हंसाते हंसाते ही मार डालोगी। कातका की लुड़कियों ने उसके अंदर भारी उत्साह का संचार कर दिया था। वह अब हमें कदापि नहीं पकड़ सकता। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, वह इतना बुरा नहीं है। वह दूसरे वाला जिसने सीटी बजाई थी। एक बार मैं भाग रहा था कि एकदम अचानक खटाक सीधे रात्रि के संतरी के पेट में जा धंसा था तथा फिर मेरा सिर जोरों से उसके डंडे से टकरा गया। मुझे याद है, इतना बड़ा गुमटा पड़ा था, कातका बोला और एक बार फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बस करो अब, बहुत हंस ली। मिस्का ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे रोका। और मैं जो कहता हूँ अब वह सुनो। दोनों गंभीर और चिंतित हालत बनाए साथ साथ चलने लगे। मैं वहां तुझसे झूठ बोला, 10 नहीं, उस खूसट ने तो मेरे हाथ में 20 कोप के ठोसे थे। और उससे पहले भी मैं तुमसे झूठ बोला, इस भय से कि कहीं तुम फिर घर चलने की रट न लगाने लगो। आज का दिन काफी अच्छा रहा। जानती हो कितना मिला? 1 रूबल 5 कोप के, है ना अधिक? अरे नहीं तो क्या, कालका ने लंबी सांस छोड़ी। चाहो तो इससे जूते ला सकते हैं, कबाड़ी बाजार से। जूते? वे तो मैं यूं ही चुरा कर तुम्हें दे सकता हूँ, जरा ठहर जाओ। कितने ही दिनों से जूतों की एक जोड़ी पर मेरी नजर है। अवसर मिलने की देर है, साफ उड़ा लाऊंगा। मगर बात सुनो, चलो अब जरा कहवा खाने में चले। क्यों, सही है ना? चची को फिर पता चल जाएगा और वह हमारी मरम्मत करेगी, जैसा कि तब हुआ था। कातका ने आशंका से कहा, मगर कहवा खाने में जाकर गरमाने का मोह इतना प्रबल था कि उसे छुपाना कठिन था। हमारी पिटाई करेंगी, नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। हम और तुम दोनों एक ऐसे कहवा खाने में चलेंगे जहां एक भी पक्षी ना पहचान सके कि हम कौन लोग हैं। क्या वाकई? कातका ने उत्साह में भरकर कहा। अच्छा सुनो, अब क्या करेंगे? सबसे पहले तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आधा पाउंड सॉसेज लेंगे 8 कोपके, और फिर आधा पाउंड सफेद रोटी 5 कोपके की। 13 कोपके तो ये हुए। इसके पश्चात 3-3 कोपके की 2 मीठी रोटियां लेंगे, 6 कोपके ये हुए। इस प्रकार 19 कोपके हो गए। फिर एक केतली चाय 6 कोपके की।
पूरे 25 कोप के, जरा सोचो तो, और हमारे निकट काफी बचे रहेंगे। मिस्का अचकचा कर खामोश हो गया। कातका ने उसे भारी और शंका की दृष्टि से देखा। इतना खर्च कर डालोगे? उसने दबी हुई आवाज से पूछा। बोलो नहीं, खामोशी से सुनो, यह ज्यादा नहीं है। इसके अलावा 8 कोपके की वस्तुएं हम और खाएंगे, तुम 33 कोपके, और जब यह सब करना ही है तो फिर कहना सुनना क्या है। बड़े दिन का पर्व है, क्यों है ना, इसीलिए हमारे पास काफी बचेगा। अगर 25 खर्च किए तो 80 कोपके, और यदि 33 खर्च किए तो 77 कोपके, 7 10 10 के, और कुछ फुटकर अलग। देखो, जितना ज्यादा बचा रहेगा उस बूढ़ी खूसट को और क्या चाहिए। इतना बहुत है उस शैतान की खाला के लिए। चलो चले, शीघ्र करो। हाथ में हाथ डाले उछलते तथा रपटते वे पटरी पर बढ़ गए। बर्फ के कण उड़ते हुए उनकी आंखों से टकराते और उन्हें कुछ दिखाई न देता, जब तक बर्फ का बादल ऊपर से उन पर झपटता और फिर उन दोनों के छोटे आकारों को पारदर्शक चादर में लपेट लेता, जिसे वे खाने और गरमाई की उम्मीद में तुरंत तार तार कर डालते। सुनो, कातका ने इतनी तेजी से चलने की वजह से उसकी सांस फूल आई थी। हाफते हुए बोला, तुम बुरा मानो चाहे भला, अगर उसे मालूम हो गया तो मैं स्पष्ट कर दूंगा यह सब तुम्हारी करतूत है। मैं परवाह नहीं करती, तुम हर बार भाग जाते हो और मैं अकेले में भुगतती हूँ। वह मुझे हमेशा पकड़ लेती है और तुमसे कहीं अधिक मारती है। समझ गए ना? मैं सब कह दूंगी। जाओ तो दिल में आए कह देना। मिश्का ने गर्दन हिलाई। मगर वह मारेगी तो देखा जाएगा। मैं सब देख लूंगा। जाओ और तुम भी अपने दिल की कर लो। मुख से सीटी बजाता अपना सिर पीछे की तरफ फेंक वीर भावना में पगा वह चल रहा था। उसका चेहरा सुता था, उसकी आंखों में शैतानी भरी थी। उनमें आम तौर से ऐसा भाव दिखाई देता था जो उसकी इस छोटी उम्र में जरा भी मेल नहीं खाता था। उसकी नाक नुकीली और कुछ मुड़ी हुई सी थी। यह लो, कहवा खाना आ गया। एक नहीं दो दो, बोलो किसमें चला जाए? छोटे वाले में, मगर जाओ पहले किराने की दुकान पर चलें। खाने की सारी वस्तु खरीदने के बाद उन्होंने छोटे कहवा खाने में प्रवेश किया। कहवा खाना धुएं, भाप तथा एक तेज खट्टी खुशबू से भरा था। आवारा भिखमंगे, गाड़ीवान और सैनिक अंधेरे में लिपट बैठे थे और अत्यंत गंदे बैटर मेजों के मध्य मंडरा रहे थे। चीख चिल्लाहट, खाने और गालियों का बाजार गर्म था। कोने में एक खाली मेज पड़ी थी। मिस्का ने उसे देखा और झपट कर उसकी तरफ वहां पहुंच गया। उसने अपना कोट उतार कर रख दिया और इसके पश्चात काउंटर के पास पहुंचा। कातका भी लजीली नजरों से इधर उधर देखते हुए अपना कोट उतारने लगी। क्यों मिस्टर, चाय मिलेगी? काउंटर को अपनी मुट्ठियों से आहिस्ता आहिस्ता बजाते हुए मिस्का ने वहां बैठे व्यक्ति से पूछा। चाय मिलेगी, क्यों नहीं, थोड़ा दुख उठाओ। उधर जाकर कुछ गर्म पानी ले लो और देखो कोई वस्तु टूटे फूटे नहीं। अगर तोड़ फोड़ की तो ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि याद रखोगे। मगर मिस्का पानी के लिए लपक चुका था। 2 मिनट पश्चात वह अपनी साथिन के साथ बैठा कागज में तंबाकू लपेटकर भूरे भूरे अंदाज में अपने लिए एक ताजा सिगरेट बना रहा था, उस गाड़ीवान की तरह जो दिन में अच्छी मजदूरी कर चुका हो। कातका मुग्ध भाव से उसे देख रही थी। उसके मन पर इस बात का रौब छाया था कि लोगों के मध्य वह कितने बढ़िया और सहज ढंग से व्यवहार करता है। कहवा खाने के इस कानफोड़ हो हल्ले के मध्य वह 7 जन्म भी अपने आप को संभाले नहीं रह सकती। और भी कुछ नहीं तो एक यही भय उसके सिर पर सवार रहता, कोई क्षण जा रहा है जब उन्हें कान पकड़कर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। मगर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मिश्का के सामने वह अपने इन भावों तथा आशंकाओं को उजागर नहीं होने दे सकती। सो वह अपने सन के रंग के बालों को थपथपाते और सीधे सादी तथा अकृत्रिम मुद्रा में अपने इधर उधर देखने लगी। ऐसा करने की कोशिश में उसके मैले गालों में रंग की बाढ़ उतर आई। अपनी अचकचाहट छिपाने के लिए अपनी नीली आंखों को उसने सिकोड़ लिया। इस दौरान मिस्का आहते के चौकीदार सिग्नेई के लहजे और शब्दों में उसे पाठ पढ़ा रहा था। यह चौकीदार उस वक्त भी जबकि वह नशे में धुत रहता था,
मिस्का को बहुत ही प्रभावशाली आदमी मालूम होता था और अभी अभी चोरी के जुर्म में 3 महीने की जेल काट कर आया था। इसीलिए उसके लहजे और शब्दों की नकल करता मिस्का कातका से कह रहा था, हाँ तो मिसाल के तौर पर समझ लो कि तुम भीख मांगने निकली हो। अब भीख कैसे मांगी जाती है? सिर्फ यह चिचियाते रहना कि दया करो बिल्कुल बेकार है। यह कोई तरीका नहीं होता। तुम्हें तो करना चाहिए वह यह कि उस मरदूत के पैरों से उलझ जाओ, इस तरह कि वह घबरा जाए और फिर डरने लगे कि कहीं वह लड़खड़ा कर तुम्हारे ऊपर न गिर पड़े। यह तो मैं कह लूंगी। कातका ने दबी आवाज में सहमति प्रकट की। बहुत सही, उसके साथी ने सराहना से सिर हिलाते हुए कहा, यही असली वस्तु है। अब मिसाल के लिए चची अनफिसा को लो। चची अनफिसा क्या? सबसे पहली बात तो यह कि वह शराब पीती है और इसके अतिरिक्त, और मिश्का ने सराहनीय हिम्मत के साथ खुलकर बताया कि चची अनफिसा इसके अतिरिक्त और क्या है। कातका ने सिर हिलाकर चची के विषय में उसके मूल्यांकन से पूर्ण सहमति प्रकट की। तुम उसका कहना नहीं मानती, यह उचित नहीं है। तुम्हें मिसाल के तौर पर कहना चाहिए, मैं अच्छी लड़की बनूंगी चची, तुम्हारी बात का मैं ख्याल रखूंगी। तुम्हारे अल्फाजों में यह है कि उसके मुलायम मक्खन लगाते रहो, उसके बाद जो दिल में आए करो, यह सही तरीका है। मिस्का खामोश हो गया और रोबीले अंदाज में अपना पेट खुजलाने लगा, जैसे कि अपना भाषण झाड़ने के पश्चात सिगनेई करता था। और जब उसे और कोई बात नहीं सूझी तो उसने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और बोला, हाँ तो अब खाना शुरू करना चाहिए। आओ आराम करें। कातका ने, जो कितनी ही देर से रोटी और सॉसेज की ओर भूखी आंखों से देख रही थी, सिर हिलाकर स्वीकृति प्रकट की और सीलन के दुर्गंध भरे रोशनी विहीन इस कहवा खाने के एक अंधेरे कोने में वे अपना शाम का खाना खाने लगे। गंदे गीतों और भद्दी गालियों की आवाज पृष्ठ संगीत का कार्य कर रही थी। दोनों बड़ी लगन से अपने पसंद और नापसंद का परिचय देते तथा बीच बीच में कुछ रुकते हुए सच्चे रसज्ञों की भांति खा रहे थे। और यदि कालका शालीनता की भावना को भूलकर लालच के मारे अपने मुख में इतना सारा निवाला भर लेती कि उसके गाल कुप्पे से निकल आते और उसके नयन बाहर झांकने लगते, तो शांत और स्थिर मिश्का दुलार के सर में बोला, इतनी जल्दी क्या है रानी साहिबा? और फिर उस भारी भरकम निवाले को निगलने की जल्दी में उसका दम सा घुटने लगता। और यही मेरी कहानी का अंत है। बिना किसी क्षोभ या पछतावे के मैं उन बच्चों को बड़े दिन की यह रात गुजारने के लिए अकेला छोड़ सकता हूँ। और यह आप निश्चित जानिए कि उनके जाम होकर मरने का खतरा जरा भी नहीं है। वे अपने पूरे रंग में हैं। अंततः उन्हें बर्फ पाले में जाम करके मारने से मेरा अथवा इस दुनिया का क्या भला होगा। मुझे यह एक बहुत ही बड़ी और भारी बेवकूफ़ी मालूम होती है कि बच्चों को पाले में जाम करके मारा जाए, खास तौर से उस स्थिति में जबकि वे निश्चय ही किसी न किसी दिन मरेंगे, मगर इससे कहीं ज्यादा सीधे और सरल तरीके से।